गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा हिस्ट्री पढ़ना है हमें। हिस्ट्री जैसे बच्चे आप जानते हो, हिस्ट्री हमें लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हार्ड नहीं है, पढ़ने से समझ में आएगी तो कोई चीज़ हार्ड नहीं लगती। चलिए, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब कि फ्रेंच फ्रेंच मतलब फ्रांस का रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन कब आया था और क्या कंडीशन थी, क्या प्रॉब्लम थी, इस वजह से वहाँ पर रेवोल्यूशन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रिवोल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन ही हमें नहीं पता होता है क्या होता है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन को हिंदी में तो पहली बात आपको पता है आंदोलन बोलते हैं। तो जितने भी आंदोलन हमारे इंडिया में भी हुए हैं और बाहर भी कंट्रीज में हुए हैं तो उनको रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? द फोर्सेबल ओवर थ्रू ऑफ अ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम, मतलब कि नया सिस्टम लाने के लिए जो पुरानी गवर्नमेंट या उसके सिस्टम को फोर्सेबल मतलब ज़बरदस्ती हटा देना बाय द पब्लिक, अगर जनता के द्वारा पुरानी गवर्नमेंट या उसके सिस्टम को फोर्सेबल थ्रू या फोर्सेबल फॉर्म में हटा देना, क्या कहलाता है? रिवोल्यूशन कहलाता है, मतलब उसके अगेंस्ट रिवोल्यूशन करना। ठीक है, अब फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। देखिए, रिवोल्यूशन का कंडीशन ये होता है, रिवोल्यूशन इसलिए आता है, तो आपको पता है जब भी कोई जनता को गवर्नमेंट के काम अच्छे नहीं लग रहे होंगे या जो रूल चल रहा होगा उसके काम अच्छे नहीं लग रहे होंगे तो वो रिवोल्यूशन करेगी। ठीक है, तो फ्रांस में क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ की जो जनता थी वो मोनार्ची रूल मतलब कि राजतंत्र से क्या हो गई थी? परेशान हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे मोनार्ची रूल में बहुत ज़्यादा उनसे टैक्सेस लिए जाते थे और उनके टैक्सेस से, हाँ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेटा रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण ये था, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल से या मोनार्ची रूल से क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे, क्योंकि उनसे हायर टैक्सेस लिया जा रहा था। देखिए, वहाँ पे उस समय इन 1789 में क्या हुआ है? फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो बेटा वहाँ पे किंग लुइस 16 जो था वहाँ का राजा था, आपको पता है। वहाँ पे लुइस फर्स्ट सेकेंड थर्ड करते करते क्या किया, वहाँ पे 16 जो था वो राजा था, मतलब इसका नंबर था। और आपको पता होगा इसके बाद क्या, जो उसका लड़का आएगा वो क्या हो जाएगा? वो 17 नाम से जाना जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो इनके बाद राजा आते रहते हैं तो वो 16 17 18 करके उनका नाम रखता रहता है। ठीक है, तो उसने क्या, उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि पैसा फ्रांस में इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे फ्रांस ने बहुत सारे वॉर लड़े हैं, बहुत सारी वॉर्स में उनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। और प्रिंस ऑफ वर्सल्स मतलब कि एक एक आप बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा महल था, उसको बनाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर पैसा खर्चा किया और अदर काम भी किए, जिसकी वजह से इनके पास पैसा नहीं था। मतलब कि इनका राष्ट्रीय खजाना क्या हो गया था? ख़त्म हो गया था। अब जब बेटा इनका राष्ट्रीय खजाना खत्म हो जाएगा तो इनको क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। जब पैसा कहाँ से लाएंगे? जनता से टैक्स वसूल के। तो किंग लुइस के पास जब पैसा नहीं बचा तो उसने सोचा कि क्या करते हैं, हम टैक्सेस को बढ़ा देते हैं और नए टैक्सेस को लेकर आते हैं। तो उसने क्या किया है? क्या बुलाया कि एक असेंबली बुलाई, कि तुरंत असेंबली बुलाइए और हमें नए टैक्सेस लगाने हैं, उसको सबको बताना है। ठीक है, जैसे आप जानते हो कोई भी गवर्नमेंट हो, मोदी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो नए टैक्सेस लाने के लिए अपना मंत्रिमंडल बिठाती है, तो वैसे ही इसने भी क्या किया है? बुलाया है। ठीक है, तो द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब होता है बेटा ग्रुप, सोशल ग्रुप, सोशल या इकोनॉमिकल ग्रुप। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में दो लोग आते थे, एक आता था क्लर्जी, क्लर्जी किंग या मिनिस्टर्स। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड का मतलब आप नहीं जान पा रहे होगे। क्लर्जी उनको बोलते थे जो चर्च वगैरह में काम करते थे, मतलब चर्च में रहते थे या चर्च उनके नाम से चलती थी, मतलब इस तरीके से लोग होते थे जो चर्च में ही रहते थे, चर्च में काम करते थे। ठीक है, और किंग का मतलब आप जानते हो जो राजा होता था प्लस मिनिस्टर होते थे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को बुलाया गया जिनके 300 रिप्रेजेंटेटिव क्या हुए उस असेंबली में पार्टिसिपेट किए। ठीक, अब 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पार्टी, मतलब कि थर्ड स्टेट वाले जो थे वो 600 मेंबर थे, वो क्या हो गए? पीछे बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ गवारा नहीं थी। अच्छा, थर्ड स्टेट में कौन कौन आते हैं? तो बेटा इसमें आ जाएंगे फार्मर्स, फार्मर्स आ जाएंगे, स्किल वर्कर्स आ जाएंगे। ठीक है, स्किल वर्कर्स आ जाएंगे, छोटे मोटे बिजनेसमैन आ जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा आबादी में है। मतलब कि 90% क्या थे फ्रांस में? फार्मर्स ही थे। ठीक है,
तो वो सब क्या हो गए, पीछे बैठ गए, मतलब वो क्या कर रहे हैं, असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखिए आपको बताया भी है, पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वुमेन्स वेयर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, उन्होंने असेंबली में जाने से मना कर दिया है। ठीक है, और फिर वो क्या कह रहे हैं कि हम इन नए टैक्सेस को नहीं मानेंगे। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी गिवन अ राइट टू वोट, मतलब हर एक बंदे को अपनी वोट देने का अधिकार हो, क्योंकि आप जानते हो 90% क्या थे, ये थर्ड स्टेट वाले थे, और ये चाहते थे कि सबको क्या मिले, वोट देने का राइट मिले। ठीक है, अब देखिए आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। when this proposal was rejected by when this proposal was rejected by the king, जब ये प्रपोजल किंग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो क्या हो गए, वॉक अवे हो गए, असेंबली को छोड़ दिया कि हम असेंबली में नहीं रहेंगे, हमारा कोई डिग्निटी नहीं है, हमारी कोई पहुंच ही नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं मानते, हम क्या करेंगे, इसमें नहीं रहेंगे, हमें या टैक्सेस भी नहीं मानने हैं। उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से वॉक अवे हो गए, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप देख रहे हो 90% जनता जो है वो अगर गवर्नमेंट के साथ नहीं है तो 10% को लेकर थोड़ी गवर्नमेंट कुछ काम कर सकती है। ठीक है, तो किंग लुइस अब परेशान हो गया, फंस गया, वो टैक्सेस लगाने जा रहा था, पता नहीं कहाँ से वो फंस गया इस सब को लेकर। ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, फार्मर्स और पीजेंट्स, वांट्स द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करने लगे, हमें लाना, संविधान लाना है, क्योंकि वहाँ आपको पता है किंग रूल था, राजतंत्र चल रहा था, तो कोई संविधान तो था नहीं। विच लिमिट्स द पावर ऑफ द मोनार्ची, मोनार्ची मतलब राजतंत्र की पावर को लिमिटेड कर देगा, वो अपने ही हिसाब में रहेंगे, वो इधर उधर नहीं, जब उनका मन करे तो वो कुछ भी करें। ठीक है, एंग्री पीजेंट्स एंड वुमेन्स, पीजेंट मतलब फार्मर्स और वुमेन्स क्या हो गए, गुस्सा आ गए, क्योंकि वो बहुत घंटों तक क्या करते थे, एक लंबी क्यूज मतलब लाइन में खड़े रहते थे बेकरी के बाहर, बेकरी मतलब जहां पे खाना वाना मिलता था, क्योंकि देखिए फ्रांस में फूड इनसिक्योरिटी भी हो गई थी, फूड की प्रॉब्लम भी आ रही थी। क्यों, क्योंकि आपको पता है 17 एटलीस्ट 50s के लगभग क्या हुआ है, किंग लुइस क्या हुआ है, राजा बना है, तब वहाँ पे क्या थी, 23 मिलियन, क्या थी, 23 मिलियन वहाँ की पॉपुलेशन थी। और उसके बाद जब ये 1789 में क्या हुआ है, जब जनसंख्या बढ़ गई है तो क्या हो गया है, 28 मिलियन हो गया है। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे फूड को ग्रो करने की टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ रही है, इसलिए क्या हुआ, वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब फूड नहीं ग्रो हो पा रहा है उतना ज़्यादा। ठीक है, तो फूड की प्रॉब्लम आ जाएगी तो वहाँ पे क्या है, फूड इनसिक्योरिटी कंडीशन आ गई, तो लोग वहाँ पे क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं फूड के लिए। ठीक है, किंग लुइस आफ्टर फेसिंग द रिवोल्यूशन सब्जेक्ट, मतलब जब किंग लुइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने लगा, अरे अब नहीं हो सकता कुछ, हम उनसे कुछ नहीं मनवा सकते, तो उसने क्या किया है, नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली बनाई, और अपनी पावर को चेक कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कर दिया, बना दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को उसने मान लिया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि अब हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट अब हम नहीं चला सकते, जनता जो है, पब्लिक जो है वो हमारे खिलाफ हो गई है। ठीक है, तो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, तो 1789 में क्या हुआ है, असेंबली बनाई गई, और फ्यूडियल सिस्टम मतलब कि जो पुराने सिस्टम थे उसको हटा दिया गया, और जो टैक्सेस थे उनको भी हटा दिया गया, मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे किंग लुइस ने, उस सबको पूरा हटा दिया गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, 4 अगस्त में ये सब हुआ है, और 14 जुलाई में क्या हुआ है, ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, 14 जुलाई 1789 में। तो आप देख रहे हो सिर्फ 15-20 दिन के अंदर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया कि किंग लुइस हार गया। ठीक है, तो पुराने टैक्सेस और पुराने चीज़ें सब पूरी क्या हो गई, हट गई, रेस्ट्रिक्शन हट गई, मतलब कि अब मोनार्ची रूल खत्म, वहाँ पे क्या आ गया, डेमोक्रेसी आ गई। क्योंकि आप जानते हो जब राजतंत्र खत्म होता है, जब पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को चुना जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरीके से ये क्या हो गए, फ्रीडम पा गए, आज़ाद हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ है, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, जब वो सब आज़ाद हो गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये एक रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म की गई है, जिसमें कि सारा का सारा इलेक्शन का काम कौन करती थी, पीपल्स करते थे, पीपल्स ही अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते थे, प्लस जो गवर्नमेंट का हेड होता था उसको भी कौन करता था, पीपल ही करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक नेशनल असेंबली फॉर्म की। नेशनल असेंबली का मतलब होता है, जैसे आप जानते हो लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर है हमारा, ठीक है, और
एग्जीक्यूटिव और नेक्स्ट क्या है हमारा जुडिशरी है। तो पूरा नेशनल असेंबली फॉर्म की, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के द्वारा चुने जाते थे उनको ही पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिला। तो उन्होंने क्या किया, एक नेशनल असेंबली बनाई, उनका अपना नया नेशनल फ्लैग हुआ जो ट्राई कलर था, ब्राउन रेड एंड ब्लैक, ठीक है। अपना उनका नेशनल सॉन्ग बना, उनका अपना जुडिशरी सिस्टम बना, उन्होंने अपना सारा जो नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा क्या किया है, पूरी कंट्री को फ्रेम किया है, पूरी कंट्री को मतलब बनाया है, ठीक है। अब सबके पास क्या हो गया, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में वोट देने का अधिकार हो गया, सभी को गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल गया। तो आप देखें यहाँ पे अभी आज नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे किस तरीके से हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था 1789 में। रिवॉल्यूशन क्यों आया, क्योंकि वहाँ की जो लोग थे वो वहाँ के मोनार्ची रूल से, किंग रूल से क्या हो गए हैं, परेशान हो गए, क्योंकि किंग जो था वहाँ पे बड़े हायर टैक्सेस वसूलता था, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया वहाँ पे, रिवॉल्यूशन लेके आया। जब रिवॉल्यूशन लेके आए तो वहाँ पे आप देख रहे हो किंग लुइस की 16 की कोई बात नहीं मानी जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग तो मान रहे हैं लेकिन थर्ड स्टेट वाले लोग नहीं मान रहे। क्यों, क्योंकि सारा का सारा टैक्सेस वही देते थे, क्योंकि सारा का सारा टैक्सेस कौन देगा, फार्मर्स देंगे, स्किल वर्कर्स देंगे या छोटे मोटे बिजनेसमैन देंगे। तो इनको तो टैक्स देना नहीं था फर्स्ट और सेकंड को, तो वो एग्री हो गए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देख धीरे धीरे क्या हो रहा है, थर्ड स्टेट वाले लोग बवाल मचा दिए, वोट की मांग, राइट टू वोट मांगने लगे, फिर वॉक अवे कर दिया असेंबली से, फिर बोल रहे हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाओ जो क्या करे, मोनार्ची रूल को लिमिटेड कर दे। फिर आप देख रहे हो बेकरी में लाइन लग रही है क्योंकि फूड की इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है। किंग लुइस जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, नेशनल असेंबली की मांग को मंजूर कर ले रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो 4 अगस्त में क्या हुआ है, नया कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ जिससे क्या कर दिया है, पूरा पहले का मोनार्ची रूल, पूरा पहले का टैक्सेस वाला सिस्टम पूरा हटा दिया गया। मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, लोगों की बात सुनने जाने लगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक था रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ है, तो एक नई गवर्नमेंट बनी जिसमें पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया। हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कौन था, पीपल्स के द्वारा चुना गया। नेशनल असेंबली जो थी वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा फॉर्म की गई। अपना नेशनल फ्लैग आया, नेशनल सॉन्ग आया, जुडिशरी सिस्टम आया और सबको वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है बच्चों। तो हिस्ट्री में टॉपिक बड़ा मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि टॉपिक बड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए आप इतना ही समझो। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे फिर इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अभी कौन आने वाला है, नेपोलियन आने वाला है, ठीक है। और फिर नेपोलियन आकर क्या करता है फ्रांस में वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ते हैं बाद में, ओके।